ठीक। तो देखो दिख रही है स्क्रीन, हम यहीं पे थे, हम CBF कर चुके हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कर चुके हैं, एवरीवन नोज दिस कि हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कर चुके हैं, हम विड्थ भी कर चुके हैं, हमने ये सवाल भी देख लिया है बाइक्रोमेट्रिक लाइट कहाँ कहाँ मिलेगा ऐसे, ठीक है। ओके सो एक बार मैं आंसर कर दूं कि क्या क्या हम कर चुके हैं, विड्थ क्या होती है, ये क्या होता है। ओके ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके ठीक है फाइन। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और so now the question is, अगले पेज पे आता हूं मैं। मेरा टारगेट है कि मैं 20-25 तक, नवंबर तक पूरा कोर्स खत्म कर दूं, उसमें बस एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी। ये टारगेट हमको मिला है, ये खत्म करना है 25, ठीक है। बाकी एटम्स न्यूक्लियाई ज्यादा बड़े नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो हो जाएंगे, बस यही है जो वेव ऑप्टिक्स है वाला पार्ट, उसके बाद तो इजीली हो जाता है। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नाउ, चलिए एक डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल सोर्सेस, हॉरिजॉन्टल सोर्सेस एंड स्क्रीन, देखते रहिएगा है ना। देखिए कि देखो भाई यहां पे हमारे पास दो सोर्स है, दो सोर्स है S1 एंड S2, ये दो सोर्स है। अच्छा क्या होगा इन दो सोर्सेस से, a light will go like this and hit the screen, a light will go like this and hit the screen, ऐसा होगा, ठीक है। नाउ देयर आर टू थिंग्स मोर, इसकी डिस्टेंस है d, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक, ये है कैपिटल D, एंड D is and capital D is very very greater than D. If this is so, अगर मैंने ऐसा कह दिया कि D बहुत बड़ा है इस छोटे वाले D से, then these two rays can be considered to be parallel. Therefore, rays from S1 and S2 can be considered parallel. Can be considered parallel. ठीक है, ये दोनों पैरेलल मानी जा सकती हैं। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, कि मान लो ये y कह दिया मैंने कि भाई यहाँ पे y है, इससे ऊपर y देख रहे हैं, what will be the path difference? Suppose this angle is theta, then this has to be also theta, ठीक है। So what will be the path difference? What do you think can be the path difference in these two rays? So path difference will be this thing, ये path difference होगा, बोलो है ना, ये path difference है। So what is the value of delta x? Path difference between these two rays meeting at this point P, it is d cos theta. d cos theta. It is d cos theta. Fine. Okay. This is the path difference. Now, if I ask you कि CBF किधर है, तो क्या कहोगे आप लोग? What is CBF? क्या होता है? CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। What is the meaning of central bright fringe? कि जो भी पैटर्न बनता है उसमें सेंटर पे होती है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नाम से समझ में आ रहा है भाई, बीच की होगी ये,
तो ये कब ऑब्टेन होती है हमको सेंट्रल बेड फ्रिंज? कौन बताएगा कैसे निकालते हैं सेंट्रल बेड फ्रिंज को? क्या हो गया? सर 2n lambda when n equals to 0. यानी डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0. पाथ डिफरेंस क्या होता है सीबीएफ के लिए? पाथ डिफरेंस 0 होगा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस 0 होगा, ये होता है पाथ डिफरेंस 0 होगा है ना? हाँ, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। पाथ डिफरेंस 0 होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल बेड फ्रिंज, जो कि n इक्वल टू 0 डाल करके आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो कहाँ मिलेगा आपको? फिर डाल दीजिए 0 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? कॉस थीटा क्या आ गया? 0 आ जाएगा। 90, तो थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। यानी कि पाथ डिफरेंस 90 0 क्या कहाँ पे आएगा? है? पाथ डिफरेंस कहाँ पे 0 है? 90 डिग्री पे है। यानी कि कहाँ? 90 इधर होगा, डिग्री पे। यहाँ पे होगा कहीं इन्फिनिटी पे। 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी नहीं हो गया? अगर ये एंगल 9, अगर ये रेज 90 डिग्री की हो जाए, थीटा 90 हो जाए, व्हाट डज दिस मीन? अगर थीटा 90 हो जाएगा तो कहाँ जाएंगी? सीधा हवा में नहीं जा रही है आसमान की तरफ, हाँ सर, इनफाइनाइट। यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल इन्फिनिटी पे सर। यानी कि ऐसे जाएंगी रेज, ऐसे जाएंगी रेज, यहाँ से ऐसे जाएंगी रेज, पाथ डिफरेंस 0 नहीं जाएगा? हाँ, ऐसे हो जाएगा पाथ डिफरेंस 0। इसका रास्ता और इसका रास्ता यही वाले पॉइंट पे तो सेम आएगा। खुद सोचो, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, जो पाथ डिफरेंस 0 होना है वो यहीं पे हो सकता है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो हमेशा ये वाला बड़ा होगा S1P, अगर स्क्रीन पे आएगा तो इन S1P और S2P को अगर बराबर होना है तो यहीं पे तो आना पड़ेगा ऊपर की तरफ डायरेक्टली, तभी पाथ डिफरेंस 0 हो पाएगा। दोनों के रास्ते बराबर होंगे तभी पाथ डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, तो वहां पर आ गया, यानी कि दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 0। ये n इक्वल टू 0 को कॉरेस्पॉन्ड करता है इन डेल्टा x बराबर n लैम्डा के फॉर्मूला में, है ना? ठीक है, ओके फाइन। CBF निकाल लिया जी, यहां मिल गया। तो पार्ट डिफरेंस ये मिनिमम है, पार्ट डिफरेंस, दिस पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा x, ये मिनिमम पार्ट डिफरेंस है भाई। इससे कम थोड़ा ना हो सकता है पाथ का फर्क। को सोचो, पाथ डिफरेंस, रास्ते का फर्क, इससे कम हो सकता है क्या? 0 से भी कम कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं होता है पाथ का फर्क, रास्ते का फर्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम है। मैक्सिमम कहाँ आएगा? मैक्सिमम किधर मिलने वाला है? आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे आएगा मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस? सोचिए, तो डेल्टा x इज इक्वल टू है d cos थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। cos थीटा 1 होगा। तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कब आएगा? मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। यानी वेव्स कहाँ मिल रही हैं? 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री का मतलब यहाँ पे हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं डेल्टा x बराबर n लैम्डा लिखूंगा। एंड व्हाट विल बी द डेल्टा x का वैल्यू ओवर हियर? इट विल बी इक्वल टू d। थीटा 0 पे, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है इस पॉइंट पर? डी है। d के बराबर ही तो आएगा, फॉर्मूला से भी तो वही कह रहे हैं। d cos थीटा होता है तो पार्ट डिफरेंस d आ जाएगा। मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस देता है, जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू करोगे तो पार्ट डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कब आ रही है? थीटा इक्वल टू 0 पे आ रही है, ये मिनिमम आ रही थी। अच्छा, तो यहां पर आ गया। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे n लैम्डा।
तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे, d बाई लैम्डा आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू d बाई लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे निकाल लिया। तो ये जो हमने किया है ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे होता है 0 पार्ट डिफरेंस, और मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आता है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आया है हमने इसको कंस्ट्रक्टिव मान लिया, डिस्ट्रक्टिव ही मान सकते थे, और इफ डिस्ट्रक्टिव, भाई हमको क्या पता है यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव लाके देगा या डिस्ट्रक्टिव लाके देगा, हमको थोड़ी पता है। हाँ, पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होगा ये बात पता है यहाँ पे, बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। ठीक है, इफ डिस्ट्रक्टिव अगर आ जाए यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो डेल्टा एक्स बराबर n माइनस 1/2 लैम्डा कर दो। डेल्टा एक्स कितना है, d है, ये कर दो, यहां से आ जाएगा आपका n का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए एक सवाल लेते हैं, उससे चीज क्लियर हो जाएगी बहुत कुछ। सर एक बार स्क्रॉल कर दो, 1 मिनट। हो गया सर, थैंक यू। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक सोर्स रखा है और एक सोर्स यहाँ पे रखा है, S1, दो सोर्स रखे हुए हैं, इनके बीच का जो गैप है विच इज इक्वल टू 5 लैम्डा, ये 5 लैम्डा का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस जगह पे व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, या डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आएगा, but directly above 90 degree, what is this, this is a wall, spherical wall समझ लो उसको आप, ये spherical wall है। spherical wall, इसके अंदर सोर्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा डेल्टा एक्स पूछ रहा हूँ सिर्फ, ये हो जाएगा 5 लैम्डा। 5 लैम्डा ये है। यही तो हो गया भाई, रास्ते का फर्क यही तो है, यहाँ से लाइट आएगी यहाँ से लाइट आएगी, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, 5 लैम्डा हो गया। अब ये 5 लैम्डा किस चीज को फाई कर रहा है, इज इट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बाय लुकिंग एट दिस 5 लैम्डा व्हाट कैन यू से, कंस्ट्रक्टिव ही को बता रहा है, इस डी को देख के समझ जाएंगे हम कि कंस्ट्रक्टिव है कि नहीं, क्योंकि 5 लैम्डा है, यानी अगर ये होता 5.5 लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिव होता, यानी पॉइंट में अगर होता लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिव होता, अगर इंटीजर में है तो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उतनी नंबर ऑफ वेव से आगे बढ़ रहा है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा लिखते हैं हम लोग, है ना, तो इंटीजर ही आता है हमेशा। अगर डिस्ट्रक्टिव होता तो इंटीजर नहीं आता, वहां पे क्या होता है n माइनस 1/2 होता है, यानी कि हाफ कम कर देते हैं, जो भी n होता है, मान लो 6 है तो 6 माइनस हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 5.5 आ जाएगा। तो जब भी 5.5, 4.5, 0.5, 1.5, 3.5, these all corresponds to destructive interference at that particular place. So by looking at this we can say it is, और यहाँ पे क्या हो गया, वो सर बाहर पेशेंट्स आए हैं, नंबर दे के आना है। अच्छा, कहाँ बैठे हो, चलिए
n इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये n इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्ड करता है और n इक्वल टू 5 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। 0 और ये 5, दिस इज 0 एंड दिस इज 5। अच्छा, जब n इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है। यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, यहाँ भी ब्राइट स्पॉट बन रहा है। व्हाट डू यू थिंक n इक्वल टू 1 कहाँ आएगा? n इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, n इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा कहीं, और 5th तो यहाँ पे है ही पहले से। ऐसा हो जाएगा, यानी दीवार पे यहाँ यहाँ आपको बहुत ज्यादा चमक दिखेगी। ठीक है, अब जो चीज यहाँ दिख रही है वो चीज यहाँ भी दिखेगी, बिल्कुल सिमेट्रिक है सिचुएशन। तो जो काम यहाँ हो रहा है वो काम यहाँ भी हो सकता है, ऐसे ही कैसे ही, क्योंकि लाइट तो सब जगह जा रही है। तो हम यहाँ भी बना देंगे कितनी, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 और ये फिर है ही वो। तो काउंट कर लो नंबर ऑफ कितने आ गए, नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, 16 प्लस ऑफ 4 20 हो गए। 16 तो अंदर वाले हो गए हैं और 4 कोने वाले हो गए हैं, तो 16 प्लस 4 20 मैक्सिमा आ गए। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि 20 मैक्सिमा का क्या मीनिंग हुआ? तो जब भी ऐसा बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे सोर्स को, तो इस तरह से हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। नाउ सपोज यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे भी सोर्स है, और इसकी वॉल दिखा रखी है मैंने। यहाँ पे वॉल दिखा देता हूँ, वॉल जो जिस पे लाइट गिर रही है, इस तरह से इस पे लाइट गिर रही है, जाएगी लाइट यहाँ से, अब जो ये लाइट जा रही है ना यहाँ पर, एंगल थीटा सेम रखो आप, एंगल थीटा को मत बदलो। तो इस वॉल पे यही पार्ट डिफरेंस किस किस रीजन में आ सकता है? अगर मैं बोलूं इस वॉल पे पेंट करना है जिससे कि पाथ डिफरेंस ना बदले जो शोन सिचुएशन में है, तो आप कैसे मूव करेंगे? यू हैव टू कवर द एरिया आल्सो विदाउट चेंजिंग द पाथ डिफरेंस। सो हाउ विल यू मूव? इसी थीटा एंगल पे अराउंड। थीटा एंगल पे राउंड घुमा देंगे, कौन जैसा बनता है, बिकॉज थीटा कौन सेम बन रहना, जाएगा? थीटा रहना चाहिए सेम। थीटा सेम रहेगा तो पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। तो थीटा सेम रखते हुए आप कैसे मूव करा सकते हैं पॉइंट पी को? तो आप कहेंगे कि हम पॉइंट पी को राउंड में मूव करा सकते हैं, लाइक दिस। ऐसा मूव करा सकते हैं, यहाँ पे होगा तो यहाँ मूव करा देंगे, यहाँ होगा तो यहाँ मूव करा देंगे। तो कहते हैं सर्कुलर फ्रिंज। कैसी फ्रिंज फॉर्म हुई है? सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म हो गई यहाँ पे। तो सर्कुलर फ्रिंज फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल जब सोर्स होता है तो स्क्रीन पर। नेक्स्ट इज shape of fringe in YDSE. YDSE. शेप ऑफ फ्रिंज इन YDSE। तो YDSE में शेप ऑफ फ्रिंज कैसे होती है? इसमें तो सर्कुलर है, YDSE में कैसे होगी? देखिए इसके लिए क्या करेंगे,
इस तरह से है, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन दे दी। तो आप ये देखेंगे अगर ये जो पार्ट डिफरेंस है इसको अगर नहीं होना चेंज, इसको अगर चेंज नहीं होना है तो यहाँ पे जो शेप बनती है वो हाइपरबोला बनती है। बीच की स्ट्रेट रहती है, ऐसा होता है, हाइपरबोला बन जाती है, दिस इज हाइपरबोलिक शेप। ठीक है, दिस इज हाइपरबोला शेप। तो YDSC में हाइपरबोला बनता है और हॉरिजॉन्टल वाले में सर्कुलर बनता है। तो ये शेप ऑफ फ्रिंजेस भी, हाँ जी। एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं, घर पे हो नहीं पाएगा, इतने पास पास नहीं ला पाओगे होल को, अच्छा, बहुत पास में होते हैं तो। ठीक। मतलब वेरिटेशन वगैरह पे देखा था जरूर, उसने करके दिखाया था। हाँ, अलग ही कर देता, मशीन मशीन सब उनके पास। अच्छा जी, एक सवाल और देखते हैं, चलिए। एक और एग्जांपल है। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो। तो देखो इसमें एक सवाल और, मान लो यहाँ दो सोर्स हैं S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस है 3 लैम्डा। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास obtained on screen, नंबर ऑफ मैक्सिमास obtained on screen। करो इसको जब तक मैं पानी पी के आता हूँ। डू इट, सोचिए क्या होगा, कितने मैक्सिम आ जाएंगे स्क्रीन पे। डू इट। सर 7। सर 7। यस, क्या कहेंगे? 3 सर लैम्डा दे 5। रखे। 5 कैसे निकाला, बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। सर क्योंकि n=0 वाला तो है ही नहीं स्क्रीन पे। हाँ वो तो भाई जी इन्फिनिटी पे है ना, ये n सर तो = 0 वाला। 1 2 ऊपर नीचे मैक्सिमम, हाँ, और मैक्सिमम वाला पार्ट डिफरेंस यहाँ आता है,
Yes. और ये कैसा है मैक्सिमम वाला? Constructive. ये कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि 3 लैम्डा होगा पार्ट डिफरेंस, है ना? पार्ट डिफरेंस जो यहाँ आएगा वो 3 लैम्डा होगा। इसको शक्ल को देखो इसकी, ये तो n इक्वल टू 3 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी n इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पे होगा। इन्फिनिटी तो स्क्रीन पे होगा ही नहीं ना, इन्फिनिटी वाला स्क्रीन पे नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान रखना। इन्फिनिटी वाली चीज स्क्रीन पे नहीं आ सकती। तो n इक्वल टू 1 यहाँ आ जाएगा, n इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा, और n इक्वल टू 3 तो ये है ही यहाँ पे। और सिमिलरली नीचे भी ऐसी हाल होगा, नीचे भी वही हाल होने वाला है यहाँ पे। इट विल बी 2 1 और फिर इन्फिनिटी। तो कितने आ गए स्क्रीन पे? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैक्सिमास। वन मोर, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। When मेन सोर्स, जो मेन सोर्स है हमारा, is little off on off from the axis, थोड़ा सा ऑफ है एक्सिस से। क्या मीनिंग है इस चीज की? लिटिल ऑफ फ्रॉम द एक्सिस, इट मीन्स वो यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे है सोर्स, और हेयर यहाँ पे दे रखा है हमको स्लिट्स वगैरह। यहाँ पे है स्लिट्स। अब ये सोर्स ना यहाँ दे दिया, नीचे यहाँ दे दिया है, पहले बीच में हुआ करता था एकदम, और स्क्रीन तो अभी भी वही है, स्क्रीन अभी भी वहीं पर ही है। तो यहाँ से लाइट रेज कैसे जाएंगी? यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी, इसके बाद कहाँ जाएंगी? ये इधर पहुंचेंगी। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है हालचाल, लाइट्स किस तरह से पहुंच रही हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कहा y0, इसको मैंने कहा x0, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे d, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे कैपिटल D। ये कैपिटल D। ये पॉइंट है P। अब कैसे करेंगे सवाल को हम लोग? इसको नाम कर देता हूँ, ये S1, ये S2 और ये P। तो कैन यू टेल मी, एक काम करते हैं हल्का सा, हम छोटा सा काम ये करते हैं कि देखो, एक चीज और कह देता हूँ यहाँ पे मैं, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन y0 एंड सॉरी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड d इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ऑफ d। ओके, एंड ये इसको कहेंगे स्लाइटली, स्लाइट वैल्यू, स्लाइट वैल्यू है इसकी, स्मॉल वैल्यू, ज्यादा बड़ी नहीं है इसकी वैल्यू, हल्का सा ही खिसकाया है सोर्स को। तो CBF किधर मिलेगा इसमें? साफ बात, पहले जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं,
कि CBF किधर मिलेगा। तो आप कहोगे CBF का मतलब पाथ डिफरेंस 0 होना, यानी पाथ एक जैसे होना, एक जैसे पाथ होना। तो डेल्टा x इक्वल टू 0 ही हमको दिलाएगा CBF किधर है। तो डेल्टा x का मतलब दो रास्तों का फर्क, नीचे वाला रास्ता माइनस ऊपर वाला रास्ता। तो कैसे करेंगे, ये होगा नीचे वाला रास्ता कितना है, SS2 प्लस S2P ये है, माइनस SS1 प्लस S1P ये हो गया इक्वल टू 0। नाउ अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं SS2 माइनस SS1 प्लस ऑफ S2P माइनस S1P, ऐसा लिख लिया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ SS1 माइनस SS2। ये हो गया। तो अब देखो यहाँ SS1 माइनस SS2, SS1 माइनस SS2, इन दोनों रास्ते का फर्क क्या होगा। हाउ टू फाइंड द फर्क बिटवीन दीज टू रास्तास। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो ये वाली रेज भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में दिख नहीं रही हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को पास में लिया हुआ है। तो ये है, तो ये पैरेलल ही दोनों। तो अगर पैरेलल है तो ऐसे रे बना दो उन पे। तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही हो जाएगा। कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से ये एंगल अल्फा है, अगर यहाँ से एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा आ जाता है। कैसे आया भाई, हम ये बात कहानी पहले भी जानते थे, जब हम यहाँ पे थे इसको थीटा कहते थे और ये वाला एंगल जो होता था थीटा होता था, तो ये एंगल भी हम थीटा कह देते थे। तो व्हाट इज दिस पाथ डिस्टेंस, ये पाथ लेंथ कितनी हुई, तो उसको कहेंगे हम, अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इट इज माइनस ऑफ डी कॉस ऑफ अल्फा, डी कॉस ऑफ अल्फा, ये नहीं साइन अल्फा आ जाएगा, डी साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ S2P माइनस S1P क्या होगा, S2P माइनस S1P, ये तो वही है डी साइन थीटा, ये दिस इज सेम एज डी साइन थीटा। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग डी साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो क्या आएगा देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, y साइन थीटा इज क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा इट इज y d बाय, हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं ना, याद होगा tan थीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y बाई डी, या इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ मैं, आगे नहीं जाता, यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा प्लस ऑफ डी tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी tan अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा फ्रॉम अबव ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, अगर tan अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, tan अल्फा की यहाँ से अगर tan alpha, value of tan alpha will be y upon base, so tan alpha will be d y naught upon base, base is how much, base is equals to x naught, ये प्लस d इंटू tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, इट इज y बाई डी इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू it will be d y naught by x naught, d y naught by x naught आ गया y। तो CBF की लोकेशन क्या है, ऊपर है या नीचे है? CBF की लोकेशन सेंट्रल बेड फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गई है क्योंकि y आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे सारा का सारा यानी फ्रिंजेस जो भी है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। कितना शिफ्ट हुई है? इतने अमाउंट से शिफ्ट हुई हैं। तो shift takes place opposite to the direction of where the source is kept, where the source is displaced. Source is displaced. Shift takes place in that direction. ठीक है, यानी कि अगर अब मैं सोर्स लगा देता हूँ, एक्सेस से नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा, उसकी उस इंटरफेरेंस देखूंगा तो उसका सेंटर बेड फ्रिंज कितने दूरी पे आ जाएगा? y इज इक्वल टू dy नॉट अपॉन x नॉट ऊपर खिसक जाएगा। यानी इसी पॉइंट के अबाउट सारा स्पेक्ट्रम बनता है ब्राइट फ्रिंज, इसके अराउंड ही सिमेट्रिक होते हैं। और जो ये शिफ्ट होता है ये ऊपर की तरफ होता है अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो शिफ्ट नीचे की तरफ होगा। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? सर क्लियर हमारे नहीं है। सर आ रही है ना? एक्चुअली माइक में प्रॉब्लम हो रही है, इसे हटा दिया है माइक का, थोड़ा सा मैं पास में लाता हूँ। सही है ना भी आवाज? तो क्लैरिटी सही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, तो हमने देख लिया भाई, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, मैं बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, अभी तक तो हम ये देखते आए थे ना कि भाई फोर्स था बीच में हुआ करता था यहाँ पे, अब वो नीचे डिस्प्लेस हो गया है, तो उसके डिस्प्लेस होने से क्या फर्क पड़ा? ठीक है, हमने पाथ का डिफरेंस निकाला, हमने देखा ऊपर भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है, नीचे भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है, हमने वो सारा काम किया है। हमको ये फर्क निकाल दिया, यहाँ से ये फर्क निकाल दिया, यहाँ से रख दिया, वैल्यूज डाल दी सारी की सारी। टेन अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से? टेन अल्फा भी लिख दिया यहाँ से, वाई नॉट बाई एक्स नॉट हो गया, और थीटा क्या है? ये तो पहले से जानते हैं। ठीक है, इतना शिफ्ट हो गया ऊपर, तो ये वाई आ रहा है क्या बता रहा है? शिफ्ट बता रहा है यहाँ पे। तो सीबीएफ की लोकेशन, लोकेशन ऑफ सीबीएफ है ये, दिस इज लोकेशन ऑफ सीबीएफ, दिस इज लोकेशन ऑफ सीबीएफ। ठीक है, हमने ग्लास स्लैब तो नहीं किया होगा, स्लिट के सामने ग्लास स्लैब लगा दिया, ये बात तो नहीं करी होगी अभी तक? किए? नहीं की होगी, करते हैं इसको। ग्लास स्लैब in front of slit of YDSE, slit of YDSE।
तो ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन इज लाइक दिस। और मैंने रखा यहाँ पे सोर्स से जाती है लाइट्स, यहाँ रख दिया एक ग्लास स्लैब, यहाँ रख दिया एक ग्लास स्लैब, लाइक दिस, ऐसा रख दिया। लाइट जो यहाँ से जा रही है इसमें से होकर के जाएगी और यहाँ मिली, ये डायरेक्ट चली गई यहाँ पे। ठीक है, ये सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन। तो देखो अब हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालना है, क्या होगा इन दोनों लाइट के बीच में। तो ये S1 S2 S1 and this is S2। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक तो पाथ सेम है, S से S1 तक, S से S2 तक, ये पाथ तो सेम है एकदम। ठीक है, when we are taking the path difference, when we are taking the path difference is equals to n lambda। ये लैम्डा किसका होता है? एयर का होता है। ये लैम्डा एयर का होता है। और when we are taking the path difference equals to n lambda, lambda is of air, therefore path difference must also be of air only। ठीक है भाई, जब आप लिखते हो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसे में लाइट चल रही है और आप लिख रहे हो एन लैम्डा, और लैम्डा कहाँ का? एयर का है, तो ये बात जमेगी नहीं। ठीक है जी, तो क्या करें? तो हम कहते हैं कि चेंज कर दो। अगर मीडियम में कोई लाइट जा रही है, अगर कोई लाइट मीडियम में जा रही है, तो आप जानते हैं इस फैक्ट को, बता चुका हूँ पहले भी। अगर कोई लाइट मीडियम में जा रही है, सपोज हमने पिछली बार डिस्कस किया होगा ये चीज़, ऑप्टिकल पाथ। देखो यहाँ पे ये है बॉक्स एक, इसमें जा रही है वेव्स इस तरह से, ऐसे जा रही है। टी ये है एक्स थिकनेस का बॉक्स, ये म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट हैपेंस इन द एयर? ये इसके अंदर ज़्यादा लेंथ कवर करेगी या कम लेंथ कवर करेगी? यही वेव्स, ये तो वेव जो है ये वेव ज़्यादा करेगी, क्योंकि ये जो वेव है तो इसके अंदर है, मीडियम के अंदर है ना वेव्स, तो ये वाली इस मीडियम के अंदर है। तो जैसे बाहर निकलेगी एकदम फैल जाएगी, तो बाहर निकल के फैल जाएगी वेव्स। कैसे फैलेंगी? लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा सारा सिचुएशन। तो कितनी लेंथ हो गई है? म्यू एक्स, याद होगा ड्राइव किया था इस फॉर्मूले को हम लोगों ने। म्यू एक्स और एक्स्ट्रा हो जाता है लेंथ, यानी इसके अंदर कैद कर रखी है आपने लाइट को। इसको एयर में अगर आप बात करेंगे, एयर में किसकी इक्विवेलेंट है, तो आप इसकी इक्विवेलेंट करेंगे, बिकॉज एयर में लैम्डा ज़्यादा होता है तो फैल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो नाउ सी, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ ओवर हियर। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ का मतलब पाथ इन द एयर या वैक्यूम, पाथ इन ऑप्टिकल पाथ। path traveled by light in vacuum या air, ये कहें, ये वो होता है। अब यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग भाई, S2P डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पे? What will be delta x? So you will simply say
डेल्टा एक्स इज नथिंग बट S2P, ये वाला, ये किस में, एयर में है ना पूरा का पूरा वेव, S2P, तो S2P माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे एयर में कितना है, S1P माइनस T, ये एयर में है कि नहीं, देख लो, S1P, where T is the thickness of this slab, where T is the thickness of this glass slab, ये thickness है, तो S1P माइनस T करूंगा तो एयर वाली थिकनेस आ गई, एयर वाली लेंथ आ गई, ठीक है। अच्छा, प्लस एक लेंथ और ऐड करनी पड़ेगी, ये तो आपने एयर वाली निकाल ली, और कौन सी, जो इस ग्लास स्लैब के अंदर जो वेव होंगी वो कितना हो जाएंगी, तो आप उसको क्या कहेंगे, म्यू इंटू टी कहेंगे, म्यू टी हो गया। तो ये है पाथ डिफरेंस एक्चुअल में, ऑप्टिकल पाथ इसी को कहते हैं, ऐसा यूज करते हैं। नाउ let me simplify this, S2P minus S1P minus, यहाँ आ जाएगा इट विल बी, देखें अगर हम इसको, तो T माइनस म्यू टी हो गया, T माइनस म्यू टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, okay, what is this thing, S2P minus S1P, what is this thing, S2P minus S1P, क्या ये ऑप्टिकल पाथ है, नहीं ऑप्टिकल पाथ तो नहीं है, कौन सा पाथ है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, ज्योमेट्री मतलब आपने स्केल से नापा सीधा, S2P माइनस S1P स्केल से नाप दिया, तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया, वो ऑप्टिकल पाथ हो गया, दिस इज ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ज्योमेट्री जैसे ज्योमेट्री से ज्वाइन नहीं कर देते, वैसे वाला पाथ है। तो ये वाला पाथ को हम जानते हैं, क्या निकाला था हमने, S2P माइनस S1P, डी साइन थीटा निकाला तो था, ये डी साइन थीटा था, दिस वाज डी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस म्यू टी माइनस 1 हो गया, डेल्टा एक्स, ठीक है, ये चीज है। नाउ अब मेरे से अगर पूछे, इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फर्दर लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी माइनस ऑफ म्यू टी माइनस टी, ये हो गया डेल्टा एक्स। CBF क्या होगा, फॉर सेंड CBF, for CBF, or CBF, तो CBF के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर 0, तो व्हाट यू विल गेट, ये मिल जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, डी बाई डी आ गया, तो सॉल्व करो फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं टी म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी, ठीक है, ये आ गया जी। व्हाट इज दिस थिंग, CBF कहाँ पे मिल रहा है हमको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस डिस्टेंस पर है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज एट दिस डिस्टेंस। जो नॉर्मल IDSE होता था उसमें CBF कहाँ आता था, तो बिल्कुल बीच में आता था, y इक्वल टू 0 पे आता था, पर जब हमने ये लगा दिया तो क्या हुआ, कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव आंसर है ना, इसलिए ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं साफ साफ CBF shifts in the same direction, where slab is placed, CBF
shifts in the same direction where slab is placed. जहां स्लैब लगी होती है उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये अमाउंट है शिफ्ट होने का कि कितना शिफ्ट होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या समझा रहा है आपको, डेल्टा एक्स बराबर ये और फिर ये, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये डेल्टा एक्स में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है ये, और ये किसका पार्ट डिफरेंस है, इसको और फिर सिंप्लीफाई कर दूंगा अगर मैं, डी वाई बाई डी माइनस ऑफ टी बार ले लेते हैं, म्यू माइनस 1, ये है ज्योमेट्री का पार्ट डिफरेंस। ये किसकी वजह से आ रहा है पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब। खुद सोचो भाई, पहले हमने क्या लिखते थे, पहले क्या लिखा करते थे याद है, जब नॉर्मल बाई डी ऐसे ही होता था तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा तो लिखा करते थे, केवल कुछ और लिखते थे क्या, कुछ और नहीं लिखते थे, याद करो, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा लिखा करते थे जब नॉर्मल बाई डी ऐसी था। जब ये ग्लास स्लैब आ गई तो क्या और लिखना पड़ रहा है हमको एक्स्ट्रा, ये लिखना पड़ रहा है कि नहीं, ये लिखना पड़ रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को कहते हैं पार्ट डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब की वजह से ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ओके। दिस इज शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। देखो यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या लिखूंगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो लिखोगे भाई डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, ये लिखेंगे। तो जब एन लैम्डा लिखोगे तो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा एक्स क्या था, डी वाई बाई डी माइनस टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हो गया। y क्या आएगा यहाँ से, एन लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ कर दो प्लस, तो y ये आ गया हमारे पास। कैन यू सी दिस y, देखो जरा क्या समझ में आ रहा है इस y, इसको इससे क्या समझ में आ रहा है देख करके, इसको देख के ये साफ समझ में आ रहा है कि भाई जो नॉर्मल वाला होता था, नॉर्मल वाला क्या होता था, नॉर्मल बाई डी ऐसी सिर्फ यही तो होता था ये वाला पार्ट, एन वाई डी ये होता था सिंपल मैक्सिमा के लिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना एडिशन और करना पड़ रहा है, यानी फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होता है भाई, सी बी एफ के बगल में तो होता है फर्स्ट मैक्सिमा, सी बी एफ के ऊपर होता है, एन इक्वल्स टू 1 पे आता है वो, तो वो कहाँ चला गया, अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूँ तो कहाँ चला गया वो, व्हाट विल यू से, कितना उठ गया है वो, इतना उठ गया है। Everything shifts by that amount, entire fringe, क्या लिख सकते हैं हम, entire fringe pattern shifts by this amount, entire fringe pattern shifts by this amount, पूरा का पूरा उठ जाता है इसी से। बात समझ में आ रही है, यस राज बहादुर बताओ, स्लैब के आने से क्या हुआ, बात समझ में आ गई, ये सर शिफ्ट हो गया नॉर्मल वाले से, हाँ तो नॉर्मल वाले YDSC में इतना और खिसका दो, कहाँ खिसका है, ऊपर या नीचे सर, तो मैंने क्या बताया, वहीं खिसकाओ जहाँ लगा रखा है आपने, कहाँ लगा रखा है, ऊपर लगा रखा है स्लैब तो ऊपर खिसका देना, नीचे लगा रखा तो नीचे खिसका देना, इधर लगाते उधर ही खिसका देते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो ये आपको CBF के बारे में पता रहना चाहिए, CBF कहाँ चला गया उसी हिसाब से सब लोग खिसक जाते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन में बैठे हुए सबके सब, मेट्रो में बैठे हुए सबके सब, मेट्रो जब चलती है आगे तो सबके सब आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो बीच का जो डब्बा था वो सेंट्रल ब्लड फ्रिंज मान लीजिए, और सारे डब्बे आगे खिसक जाएंगे तो सारा का सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया, इसलिए आपको CBF निकालना होता है। CBF कहाँ पहुंच गया हमारा, तो इस बात को रट सकते हैं, याद रख सकते हैं कि भाई शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब क्या आता है, ये आता है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है वो हम लिख चुके हैं, है ना, ये होता है।
और कुछ नहीं है इसमें ऐसा पढ़ने को, ठीक है। और ऑप्टिकल पाथ लेते हैं हम जब लिख रहे हैं डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, और लैम्डा हम प्राउडली लिख रहे हैं कि एयर वाला ले रहे हैं हम तो जब आप लैम्डा को एयर वाला ले रहे हो तो डेल्टा एक्स भी तो एयर वाला लोगे। हाँ सर बिल्कुल लेंगे, पर यहाँ पे तो लाइट ग्लास स्लैब के अंदर होकर के जा रही है। अगर ग्लास स्लैब के अंदर होकर के जा रही है तो एयर में कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा वो, कि एयर में कितनी जाती है, क्योंकि हम सब कुछ एयर के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये थी यहाँ पे इसकी छोटी सी कहानी। अच्छा एक सवाल देता हूँ मैं, ठीक है, बताना अब। क्वेश्चन, देखो, find the relation between T and mu of slab such that CBF is obtained at center of screen, समझ रहे हैं, स्क्रीन के ही सेंटर पे आ जाए। रिलेशन बताओ इनमें क्या होगा। सर इक्वल लो म्यू एंड म्यू टू, देख लीजिए क्या होगा। म्यू अलग है दोनों के, रिलेशन पूछ रहा हूं उनमें। mu1 t1 minus mu2 t2 plus t2 minus t1 equal to 0। हाँ कुछ सही जा रहे हो। देखिए क्या होगा भाई, शिफ्ट ऊपर वाला कहाँ करेगा बताओ, ऊपर वाला स्लैब कहाँ करेगा शिफ्ट, ऊपर करेगा। नीचे वाला कहाँ करेगा, नीचे करेगा, है ना। अगर दोनों की शिफ्ट बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ जाएगा, स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इक्वेटिंग the shifts due to two slab, इक्वेट कर दो। या ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला ऊपर ले जाता है, ये वाला नीचे ले जाता है, इक्वेट कर दो। बराबर अगर हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। ये वाला कहाँ ले जाएगा, ये आएगा t1 mu1 minus 1 d by d equals to t2 mu2 minus 1 d by d। ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ रहा है t1 by t2 इज इक्वल्स टू mu2 minus 1 और mu1 minus 1। ये आ गया जी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। दिस इज द रिलेशन। सर हाँ जी बोलो। सर जो सेकंड शिफ्ट है वो नीचे हो रही है, तो सर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरे को मालूम था ये डाउट आपका आएगा, तो देखिए मैं तैयार हूँ उसको जवाब देने के लिए। अगर हमारा CBF सेंटर पे आ रहा है तो उसका मतलब शिफ्ट नेट क्या हुआ, नेट शिफ्ट क्या कहेंगे, नेट शिफ्ट
नेट शिफ्ट Zero. जीरो तो कहोगे जब 0 आ गया। यानी अगर वापस वहीं आ गया तो यानी किसी ने कुछ खिसकाया ही नहीं किसी को, ये नेट शिफ्ट 0 कहेंगे, यानी कि +5 -5। तो क्या होगा देखो, नेट शिफ्ट लिखते हैं तो शिफ्ट ड्यू टू हम लिखेंगे शिफ्ट ड्यू टू पहला वाला स्लैब प्लस शिफ्ट ड्यू टू दूसरे वाला स्लैब। तो शिफ्ट ड्यू टू ऊपर वाला स्लैब क्या है बताइए, विद प्रॉपर साइन लगाएंगे हम, तो क्या आएगा जी प्लस T1 μ1 - 1 अपॉन d/d, ये ऊपर है तो प्लस लिख दिया ना मैंने। अच्छा, क्योंकि यस शिफ्ट सर एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर थोड़ी ना है, ऊपर हो रही तो पॉजिटिव, नीचे हो रही तो नेगेटिव, इट्स लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको शिफ्ट को वेक्टर क्वांटिटी से मानेंगे। तो ये हो जाएगा फिर शिफ्ट सेकंड वाला क्या है, माइनस T2 μ2 - 1 d/d इक्वल टू 0। अब ये जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। पॉजिटिव यस सर जैसे +5 लिखा, +5 -5 इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिखूंगा 5 बराबर 5, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पे, बात वही थी। ठीक है, यस सर ऐसे भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी ग्लास स्लैब हमने समझ लिया। ठीक है, तो ग्लास स्लैब इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। और ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, मतलब ये ध्यान रखो कि कैसे कर रहे हैं सब। ठीक है, यू गॉट दिस थिंग। बेसिकली लास्ट में हुआ क्या है, लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों के पार्ट डिफरेंस बराबर ही हुए हैं यहाँ पे। ये डेल्टा x1 कह लो, ये डेल्टा x2 कह लो, पार्ट डिफरेंस बराबर हुए हैं और उससे आ गया है। यानी ये वाला पाथ, अगर ये वाला पाथ बराबर हो जाए तो पार्ट डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा। खुद सोचिए, ये वाला पाथ तो बराबर ही है और ये वाला पाथ भी बराबर ही है। अगर इसका ये वाला अलग पाथ और इसका ये वाला पाथ जो एक्स्ट्रा चला है इन्होंने, ये बराबर हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सोचो क्या मिल जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो CBF मिल जाएगा ना। CBF वो जगह होती है जब रास्ते का कोई फर्क नहीं रहता, तो यहाँ तो फर्क है नहीं इसमें, इसलिए तो ये वाला फर्क और ये वाला फर्क बराबर हो जाए तो फर्क नहीं रहेगा। Got it? तो वही चीज आइए लास्ट में, देखो आप, व्हाट इज दिस थिंग, d sin अल्फा, ऊपर वाले का पार्ट इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा x1 वाला पार्ट, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। यस सर पूछ लेना, बैठिएगा। तो हमने कर लिए काफी कुछ हद तक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है यहाँ पे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होगी। Whenever light passes from lighter medium या rarer medium, from rarer medium to denser medium, reflected light एक काम और करता हूं मैं, whenever light enters denser medium from rarer medium, it suffers a phase difference of pi.
फेज डिफरेंस पाई का उसमें सफर होता है, सफर मतलब नुकसान झेलना पड़ता है उसको पाई का, सफर्स अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई in the reflected wave, in the reflected wave only. सर हाँ जी बोलो। क्या लिखा है सर? whenever light है whenever light, हाँ whenever light enters denser medium from rarer medium, it suffers a phase difference of pi in the reflected wave only. एक चीज और देख लो, होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी लाइट रे जाती है रेयरर से डेंसर में तो लाइट रिफ्रैक्ट ही होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की बात कहाँ से आ गई सर? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की बात कहाँ से आ गई? तो एक बात ध्यान रखना, आप पानी में ना टॉर्च लगाइएगा, पानी रख लो ग्लास में या बाल्टी में, आप उस पर टॉर्च मारिए तो पानी रिफ्लेक्ट भी होगा, दीवार पे छपेगा। या देखा होगा तो आप लोगों ने काफी टाइम पे धूप आ रही है, पानी पड़ा हुआ है, तो धूप की जो परछाई है पानी के थ्रू दीवार पर पड़ती है। हैव यू सीन दैट? यस सर। देखिएगा पानी में ना लाइट मारना और दीवार पे छपेगी लाइट, वो तो पानी के एक तरह से मिरर की तरह भी काम कर रहा है, लाइट अंदर भी जा रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो दोनों चीजें हो रही होती हैं, रेयरर ये डेंसर मान लो तो लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो दोनों ही काम हो रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कौन सा हो रहा होता है? मेजॉरिटी में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ज्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है, रिफ्लेक्ट कम हो रही होती है। ठीक है, ये हो गया। तो काफी हद तक लाइट रिफ्रैक्ट हो जा रही है, 95% अंदर चली गई, 5% बाहर चली गई इंटेंसिटी के मामले में, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाता है, पाई फेज डिफरेंस आ जाता है, पाई फेज डिफरेंस फालतू का आ जाता है, पता नहीं कैसे, पाई फेज डिफरेंस गेट्स इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। देखो आपने ये बात तो सुनी होगी ना, जैसे ये रस्सी है, ये वेव जा रही है ऐसे, रस्सी ऐसे जा रही है, और ये सॉलिड दीवार है, ये अगर ये दीवार दिस इज वॉल, यहाँ पे मैंने वॉल ले ली है, तो वेव कैसे हो जाएगी? नहीं, ये नीचे नहीं जाएगी वेव, ये वेव कैसे जाएगी टक्कर खा के? इसके बाद ऐसे जाएगी ना, अगर वेव ऐसे जा रही है तो ऐसे नहीं जाएगी, बताओ ऐसे जाएगी? आइडिया है इस चीज का कि नहीं? यस सर। जब वेव जाती है रस्सी में और डेंसर मीडियम आ जाता है, डेंसर मीडियम मतलब वॉल आ गई, दीवार आ गई, तो दीवार से टकरा के उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है वेव गेट्स इन्वर्टेड। फेज में पाई की चेंज होती है, पाई का चेंज आ जाता है। देखो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, पहले ऊपर था अभी नीचे हो गया, पलटी मार गया एकदम सीधा। ये जो पलटी मारा है यानी एसएचएम ऊपर जा रहा था ऐसे, अभी नीचे जा रहा है पार्टी का, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या आ गया? पाई का आ गया ना, ये कहने का मतलब है मेरा, पाई का फर्क आ जाता है, एकदम से वहीं की वहीं पलट गया, वहीं की वहीं पलट जाना और फिर ऐसे जाएगा लाइक दिस, ऐसे जाएगा लाइक। तो क्या किया इसने, यहां तक चला था आराम से, एकदम से पलट गया वहीं की वहीं, तो फेज डिफरेंस इसने पाई का इंट्रोड्यूस कर लिया अपने अंदर, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, पाई का फेज आ गया। अगर पाई का फेज आ गया है तो पाथ में कितना फर्क आ गया? पाथ में, रास्ते में कितना फर्क कहेंगे हम? दैट इज, हम जानते हैं रिलेशन एक 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। अगर ये आ गया पाई का λ/2, रास्ते में कितना फर्क के बराबर होगा वो, यानी कि हम ये नहीं कह रहे रास्ते में फर्क आ रहा है, हम ये बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे कि रास्ते का फर्क है। रास्ते का फर्क कहाँ आया है? वहीं की भी पलटी मारी है इसने, चला थोड़ी ना कहीं, चला नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि उसकी बराबरी कर रहा है। अगर पलटी मार रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि
कि उसने इतना रास्ता एक्स्ट्रा चल लिया या कम चल लिया, जो भी कहें, तो हम ये पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का। इतना उसमें रास्ते का फर्क डाल देता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई उस वाली वेव में लैम्डा बाई 2 का फर्क डाल देता है। अच्छा ये बात है। तो व्हाट विल यू से, अगर रास्ते में ये एडिशनल फर्क डाल दिया इसने लैम्डा बाई 2 का। ओके, तो रिफ्लेक्टेड वेव में ऐसा ही होता है कि भाई पाई का फर्क आ जाता है। तो इस पे क्या सवाल रहता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। फिर तो हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से टकरा रहा तो फिर उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा मतलब लैम्डा ही बदल दोगे आप। डेल्टा एक्स का मीनिंग नहीं समझ रहा यहाँ। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मतलब पाथ डिफरेंस मतलब ज्यादा चला होगा उसके कंपेयर में। कम कुछ भी हो सकता है, कम भी चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है। मतलब ऐसा समझ लो, मैं बोलता हूँ आपको पसीने कब आते हैं? जब आप भागते हो, बताओ। हाँ। अच्छा मैं बोलूँ आपको खड़े खड़े पसीने आ गए, तो आप क्या कहोगे? भाई आपको बहुत पसीने आ गए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत भाग के आए हो, पर भाग के तो आई नहीं आप। ऐसा ही है ये चला नहीं है, पर जिसका जो इसकी हरकतें देख के जो लग रहा है, जिसने बर्ताव देख के जो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चल कर आया है। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, ये कह रहे हैं हम। वहीं की भाई पलटी मार गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे लैम्डा बाई 2 का फर्क लिया है वो अपने अंदर ही। वहीं की भाई घूम गया, वेव पलट गई, तो ये पाथ डिफरेंस ले आती है चीज। तो देखते हैं इसमें आगे। और ये बात समझ में आ गई हमको कि रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा हो जाता है। रिफ्लेक्शन के केस में हर बार ऐसा होगा, पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ सपोज अब मॉड्यूल में छोटी सी हेडिंग है, उसको मैं लेकर आता हूँ। किधर है ये? हाँ जी ठीक है। देखिए ये जो मैं हेडिंग डिस्कस कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। यही हेडिंग है, कंटिन्यूड है। अब देखो मैं लेकर आया, समझाता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब पानी की सरफेस पे ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल एक रेनबो कलर जैसा फॉर्म दिखता है, जैसे रेनबो कलर फॉर्म हो गया हो पानी की सरफेस पे ऑयल डालने से ही। ऑयल डालने से ऐसा क्यों होता है? भाई डाला तो हमने ऑयल था पानी की सरफेस पे, तो हमको रेनबो वाला इफेक्ट क्यों दिख रहा होता है? ये बात हमको समझनी होगी, कैसे आती है वो चीज। तो ये देखो मान लो ऑयल है, ये ऑयल की लेयर है, ये लेयर ऑफ ऑयल, लेयर ऑफ ऑयल है। तो अगर लाइट ऐसे आती है, हम नॉर्मली भेज रहे हैं लाइट, नॉर्मल इंसिडेंस छोड़ रहे हैं, ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे आ रही है लाइट। अब जो लाइट ऐसे गई है अंदर, कुछ हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी कर गया। दूर बनाते हैं ऐसे, ये हो गया रिफ्लेक्ट। तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव पहले सरफेस से, ये कुछ तो अंदर चली गई, कुछ लाइट तो अंदर चली गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई वहाँ पे। अच्छा अब ये बाहर आ रही है,
यहाँ पे क्या होगा दोबारा से इस जगह पर हम कह सकते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब ये कैसा मीडियम है, यहाँ पे है डेंसर, यहाँ पे है रेयरर, यहाँ पे है, यहाँ रेयरर था, ये डेंसर में आई और डेंसर से अब कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो लाइट तो चली जाएगी कुछ हद तक ऐसे। नाउ व्हाट विल हैपन, जहां जहां रिफ्लेक्शन, जहां जहां हर जगह पे हर सब कुछ होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, बाहर निकल गई लाइट रे। एक यहाँ पे एक चीज और होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो गया, यानी लाइट रे ऐसे गई और ऐसे वापस आ रही है। इसको मैं एक ही कलर से दिखा देता हूँ। ऐसा हुआ, ये लाइट ऐसे गई, ऊपर से निकल गई, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। एक चीज और, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर, रिफ्लेक्टेड रे, नो फेज चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो रेयर टू डेंसर, फेज चेंज ऑफ पाई इन रिफ्लेक्टेड रे। छोटी छोटी बातें बस, और कुछ नहीं है, बस बातों को याद रखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से ना, कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। मैं डेंसर से रेयर में जा रही हूँ तो फेज चेंज नहीं आएगा, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे में फेज चेंज नहीं आएगा। अगर आप रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो फेज चेंज आएगा। समझ रहे हैं? फेज चेंज कब आता है, जब दीवार से टकराते हो आप। जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो दीवार से टकरा रहे हैं क्या, नहीं तो हम तो पहले ही इतना खतरनाक जगह में थे, डेंसर था, जा रहे हैं रेयर में, तो फेज चेंज नहीं आएगा। जैसे फ्री एंड होता है स्ट्रिंग में, फ्री एंड, तो फ्री एंड में फेज चेंज नहीं आ रहा होता है। पर जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, यानी कमजोर वाली चीज से डेंसर वाली चीज में जा रहे हैं, तो लाइट में एकदम झटका सा लगता है, उस झटके में लाइट पलट जाती है, और पलट जाती है तो फेज चेंज ऑफ पाई आ जाता है। बात समझ में आई वाली, क्या कह रहा हूँ, कैसे याद रखना है इस चीज को, बताओ। अगली बात, ये थिकनेस है यहाँ पे, डेंसर मीडियम हो गया, ये है टी, टी इज द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ऑयल। ये लेयर ऑफ ऑयल है, पानी के ऊपर पड़ी हुई है ना, ऐसा समझ लीजिए, पानी के ऊपर पड़ा हुआ है ये लेयर ऑफ ऑयल। नाउ व्हाट यू विल सी इज, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। ये नॉर्मल इंसिडेंस फेंका मैंने लाइट को, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो बताओ, ये वाली रे और ये वाली रे, waves along 1 and 2 will interfere, बताओ करेंगे कि नहीं, इंटरफेयर करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस होगी कि नहीं। इसका रास्ता ये घूम के आ रहा है रास्ता, इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव कब होगी, जब ये रास्ता घूम करके जो आया है और इसमें फेज डिफरेंस कितने का होगा, अगर जो पार्ट डिफरेंस आता है एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस लिखते हैं पहले, पार्ट डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, रास्ते का फर्क कितना है। यहां तक तो सेम आ रही थी वेव्स, यहां तक वेव्स सेम आई, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये वेव्स आ रही हैं ऐसे जा रही हैं और फिर दोबारा ऐसे घूम के जा रही हैं। और रेड वाली कैसे आ रही है, रेड वाली यहीं टकरा के यहीं घूम के गई, रेड वाली वहीं के वहीं टकराई और घूम गई ऐसे, ये इंसिडेंट रे थी। ठीक है,
इस वाली रे और इस वाली रे में देखो, इस वाली रे और इस वाली रे में पाथ डिफरेंस कितने का है। ये कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा, एक टकरा के जा रही है और एक यहाँ घूम करके आ रही है, ये घूम कर आई है वापस इस तरफ। तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस कितने का होगा, कितना रास्ता ट्रेवल किया है इसने वैक्यूम में, वैक्यूम की इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। ये टी थिकनेस है, टी थिकनेस है, तो वैक्यूम में कितना हो जाएगी थिकनेस से, वैक्यूम में कितना वेव चली होंगी ये वाली, म्यू टी, और फिर दोबारा से ऊपर जा रही है, एक बार तो नीचे आ रही है। देखो यहाँ तक तो सेम थे दोनों, यहाँ तक दोनों सेम थे, यानी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें फेज डिफरेंस पाई का आ गया रेड वाले में, यहाँ तक दोनों सेम थे। इसके बाद क्या, ये अंदर जा रहा है, इसमें घूम करके ऐसे आता है, ठीक है, तो ये वाली रे जाती है ऐसे घूम के यहाँ आती है वापस, और ये ऐसे निकल रही है। तो इन दोनों में फेज हमको निकालना होगा ना पाथ डिफरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी के बराबर, म्यू इंटू टी करोगे तो एक पाथ डिफरेंस आ गया, यानी कि एक लेंथ आ गई, दोबारा ऊपर जाएगा टक्कर खा के, तो ये कितना हो गया 2 म्यू टी हो गया। तो पाथ डिफरेंस कितना है 1 और 2 के बीच में, 2 म्यू टी के बराबर है। अच्छा, पाथ डिफरेंस ये हो गया। फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन कितना हो गया, रिफ्लेक्शन इन फर्स्ट वेव, ये पाई है, देयरफॉर इक्विवेलेंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं इसमें इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंसेस, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये तो है पाथ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये है ड्यू टू फेज चेंज, ड्यू टू रिफ्लेक्शन हुआ है, और ये क्यों हुआ है, ड्यू टू ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग की वजह से हुआ। तो नेट टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल पाथ डिफरेंस delta x total, it is equals to due to path और ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा। अब पाथ की वजह से कितना है 2 म्यू टी है, तो अब रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं पता होता हमको कि प्लस लेना है माइनस लेना है। भाई रेड वाली रे क्या कहती है, रेड वाली रे कहती है कि जो पाथ डिफरेंस आया है मेरे में वो तो फेस चेंज की वजह से आया है, ये तो अपने आप आ जाता है मेरे अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। पर ये जो वाइट वाली रे है वेव्स हैं, ये कहती है हम तो चलकर आए हैं असलियत में, तो हमारा पाथ डिफरेंस तो काउंट करो, ठीक है। तो ये अब तो प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, तो कितना है लैम्डा बाई 2 है, ओके। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव क्या कहोगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहोगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स टोटल इज इक्वल टू एन लैम्डा कहेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लें 2 म्यू टी, अब हम जो मर्जी ले सकते हो आप, तो प्लस लैम्डा बाई 2 ले लो, एन लैम्डा ये हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, ये आ गया, यानी कि एन ये लैम्डा हो एन माइनस 1 बाई 2 लैम्डा आ गया 2 म्यू टी इक्वल टू, देख लीजिए। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख रहे थे हम लोग, लेकिन इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है, ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा लग रहा है देखने में लग रहा है कि नहीं, वैसा कि वैसा लग रहा है। यस सर। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपने पाथ डिफरेंस चला था ना 2 म्यू टी का, और
दूसरी वाली वेव ने धोखा दे दिया। क्या कहा उसने कि मैं लैम्डा बाय 2 से एक्स्ट्रा चल गई, लैम्डा बाय 2 से एक्स्ट्रा चल गई या कम चल गई, जो भी चला हो, पर धोखा कितने का मिला? लैम्डा बाय 2 का मिला ना। उस धोखे की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला एन लैम्डा नहीं बता पा रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है चेंज हो जाती है कंडीशन। अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है तो कंडीशन चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करनी, जो डायरेक्ट याद कर सकते हो आप। इफ light suffers single reflection phase change, single reflection phase change of pi, condition of maxima and minima reverses, बस ये ध्यान रख लो। अब आप ऐसा करना है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या होगा बताओ? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू म्यूटी बराबर एन लैम्डा। बस खत्म कर दो कहानी यहीं पर। 2 म्यूटी बराबर एन लैम्डा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये कहानी है सर। हाँ जी सर ये पाथ डिफरेंस में 2 म्यू टी कैसे आया था? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। रुको मैं आपको समझाता हूँ सारा। आई नो इट्स बिकमिंग वेरी हॉच पॉच और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में। आप पूछ सकते हैं डाउट इज ऑब्वियस। इट्स नॉट कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हूँ, समझ में नहीं आता शिट। इट्स नॉट लाइक द टॉपिक इज सच कि ऐसा हो सकता है, तो आपको पूछना बनता है। तो देखिए अब मैं कहता हूँ, देखिए ऐसा समझिए, मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे, सिर्फ समझने के हिसाब से बना रहा हूँ डायग्राम। एक लाइट आई ऐसे, यहाँ पहुँची, अच्छा यहाँ पहुँची, एक लाइट यहाँ से यहीं से इसी का पार्ट एक टकरा के ऊपर चला गया ऊपर, ठीक है। अब इसका एक पार्ट यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, टकराता है, फिर ऐसे आता है ऊपर यहाँ पर। बताओ इसने यहाँ तक तो दोनों के रास्ते सेम है कि नहीं? ये यहाँ पे यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस आया? भी कोई नहीं आया। फिर टक्कर तो खाई इसने। भूल जाओ आपकी फेज डिफरेंस होता था, आप ये देखो क्या पार्ट डिफरेंस है यहाँ पे? कोई इन दोनों के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। रास्ते कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, अगर बगल में खड़े गए दोनों। ये आया और ये चला गया ऊपर, ये आया और ऊपर, ये आया और ऊपर, साथ में है। पाथ डिफरेंस नहीं है कोई इनमें, समझ रहे? जाने वाली और आने वाली कोई पाथ डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। अच्छा यस। अब ये देखो यहाँ तो नहीं है, लेकिन जब ये अंदर घुस के वापस ऊपर आता है ना, तो ये रास्ता कुछ ज्यादा चलकर आ गया है। अब ये वाला वेव क्या कहता है? ये तुम बहुत चलकर आ गए हो, अब क्या पता तुम्हारे में चेंज आ गया हो कुछ, है ना? तो चेंज कितना है? तो यहाँ तक तो सेम था सब कुछ, कहानी इन दोनों का। यहाँ से यहाँ तक चलकर आया तो कितना रास्ता चला है? वैक्यूम में कितना चला है बताओ? वैक्यूम में यहाँ पे कितना चला है? 2t चला है ना, इस स्लैब के अंदर तो 2t चला हुआ है। तो वैक्यूम में कितना चला है? दैट इज 2t इंटू म्यू कर देंगे, यानी 2 म्यू टी हो गया। गॉट इट? तो जो 2t हुआ वो 2 बार नीचे वाला डिस्टेंस हुआ, इसीलिए 2t हुआ था वो। एक तो नीचे गया, एक फिर ऊपर आया, इसलिए 2t हो गया। यस 2t इंटू म्यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल यस सर। ऑप्टिकल, यानी इस वाली रे में और इस वाली रे में अब कितना पार्ट डिफरेंस है इनमें? दैट इज 2 म्यू टी। ये पाथ डिफरेंस। यस सर। ये पाथ का रास्ते का फर्क है ये। अब तो मैंने क्या कहा भाई, इसके अंदर ना एक ना गड़बड़ हो गई है, हमको दिखी नहीं वो गड़बड़। इसी ने खुद ने कहा कि मैंने आपसे एक बात छुपा के रखी कि मेरे अंदर फेस चेंज ऑफ पाई का और आ गया है। मैंने कहा ये क्या बात है? 2 म्यू टी का बात हुआ रहा था हमारा, तो आप क्या कह रहे हो? फेज डिफरेंस पाई का कैसे आ गया? यानी कि लैम्डा बाय 2 का आ गया। ठीक है, लैम्डा बाय 2 का मतलब समझ रहे क्या आता है? आधी वेव को खिसकाना। आधी वेव को जब खिसका दोगे, कोई चीज कंस्ट्रक्टिव हो रही है, देखो कोई चीज कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो कैसे होगी? इफ समथिंग इज हैपनिंग कंस्ट्रक्टिवली तो कैसे होगी? ऐसे होगी। एक वेव ऐसे तो एक वेव ऐसे। अब इस वाली वेव को मैं पीछे खिसकाता हूँ, इसको अब इस वाली वेव को पीछे खिसकाता हूँ। लैम्डा खिसकाओ, लैम्डा बाय 2 खिसकाओ, लैम्डा तो पूरा होता है, लैम्डा बाय 2 खिसकाओ नीचे वाली वेव को, तो कैसे हो जाएगी?
ऐसे हो जाएगी ना, ये वाला तो कहाँ, यहाँ किसका दिया मैंने, लैम्डा Yes. तो कैन यू सी द सेम मैक्सिमा कंडीशन हैज टर्न इनटू मिनिमा कंडीशन आफ्टर फेज चेंज ऑफ लैम्डा बाय 2. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. पीछे करूंगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं आगे करूंगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी. समझ लो, इससे बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्लस किया या माइनस किया. गेटिंग द पॉइंट? यानी कि Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अपार्ट फ्रॉम पाथ डिफरेंस ये लैम्डा बाय 2 का और आ गया. इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई पाथ डिफरेंस हम सोच रहे थे मैक्सिमा होगा, वो क्या निकला, मिनिमा निकला. यानी वही पाथ डिफरेंस को हम किससे इक्वेट कर देते हैं, मिनिमा वाली कंडीशन से इक्वेट कर देते हैं. समझ रहे हैं? हम तो क्या सोच के चल रहे थे, Yes, sir. मैक्सिमा आएगा मैक्सिमा आएगा. इसने काम बिगाड़ दिया इस लैम्डा बाय 2 ने. अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा था. देखो इसने क्या कर दिया, काम बिगाड़ दिया. समझ रहे हैं? धोखा दे दिया बीच रास्ते में. तो कंस्ट्रक्टिव वाली लग कैसे रही है, डिस्ट्रक्टिव वाली लग रही है. डिस्ट्रक्टिव वाली कैसे लग रही है, कंस्ट्रक्टिव वाली लग रही है. गॉट द पॉइंट? ये मतलब है कहने का. Yes, sir. सर होगी भी उल्टी Yes, फिर, sir. हाँ यस बोलिए, होगी भी उल्टी ही. क्या कह रहे हो? मतलब कंस्ट्रक्टिव जहाँ पर इंटरफेरेंस होगा तो वहां पर क्या रे गायब हो जाएगी. ऐसा तो नहीं होगा अगर फॉर्मूला चेंज हुआ है. हम चले थे कंस्ट्रक्टिव का लिखने, पर कंडीशन किसकी निकल कर आ गई, डिस्ट्रक्टिव की निकल के आई. कंस्ट्रक्टिव ये नहीं कह रहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हम कह रहे हैं फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्ट्रक्टिव वाला हो. अच्छा हाँ लग रहा है ऐसा फॉर्मूला, पर है कंस्ट्रक्शन ही, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है. गॉट दिस पॉइंट? हमको नॉर्मल sir. हमारे कोर्स में नॉर्मल इंसिडेंस है. आपकी किताब में पेज नंबर 60 पे उसने ऑब्लिक दे रखा है, ऑब्लिक को चेंज कर दिया उसने फिर बाद में नॉर्मल में. अगर आप देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं. पेज नंबर 60 पे हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मली कोर्स में हमारे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डाउट्स के लिए रुक सकते हैं, रुकने वाले आज हम यहीं रोकते हैं. तो इस पर आप स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में. थिन फिल्म इंटरफेरेंस, स्टडी फ्रॉम वेयरएवर यू कैन, स्टडी फ्रॉम वेयरएवर यू कैन, व्हिच मींस एनीवेयर. 10 क्वेश्चन है सर, अप्रूव हो जाएंगे 15-20 मिनट में. सर मैंने भेजा है क्वेश्चन, देखना वो 5 मिनट की, 5 मिनट लगेंगे.